पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और मालदा में बंधक कांड हुआ, उसको लेकर जबरदस्त घमासान है, सुप्रीम कोर्ट तक उस पर हिला हुआ है। मालदा बंधक कांड की जांच अब एनआईए को दे दी गई है और कल से ही एनआईए के 40 सदस्यों की टीम मालदा में मौजूद है। एनआईए की 3 अलग अलग टीमें इसकी जांच कर रही हैं। एक टीम मोथाबाड़ी थाने में जांच कर रही है, जहां का यह सारा मामला है। दूसरा उस बीडीओ ऑफिस में पहुंची है, जहां पर बंधक बनाया गया था। और तीसरी टीम मालदा में अलग अलग जगह जाकर जांच कर रही है। एनआईए की टीम आज एक बार फिर उस बीडीओ ऑफिस में पहुंची। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम आज मुख्य आरोपी मुफरिकुल इस्लाम को भी कस्टडी में ले सकती है। ये वो व्यक्ति है जिसने लोगों को भड़काया भी था और कल ये बागडोगरा एयरपोर्ट से भागने की फिराक में था जब पकड़ा गया। इसके बाद कोर्ट ने इसको 14 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। लेकिन चूंकि इसके लिंक एआईएमआईएम से बताए जा रहे थे, तो एआईएमआईएम ने अब इस पर एक प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको दिखा रहा हूं, इरफान सोलंकी जो नेता है ऑल इंडिया मजलिस के, ओवैसी साहब की पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं। उनकी पार्टी का क्या कोई किरदार था उन जुडिशियल अफसरों को, जजों को बंधक बनाए रखने में 9 घंटे तक, जिनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंगाल भेजा गया था। বিজেপি বাংলা থেকে সব সরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে মালদায় দাঙ্গা করেছে। কাকে দিয়ে জানেন? মুম্বাই থেকে। मुफक्किर इस्लाम साहब के बारे में जो बताया जाए कि एमआईएम से जुड़े हुए थे, एमआईएम के नेता थे, एमआईएम कैंडिडेट है। 2021 में मुफक्किर इस्लाम साहब, जिनको अरेस्ट किया मालदा के मामले में, वो हमारी पार्टी के इलेक्शन में नॉमिनेशन कैंडिडेट थे, एमएलए के, असेंबली के। अभी हमारी पार्टी में वो एक्टिव नहीं है, उनका वो पब्लिक फिगर है। आप देखिए 3 मिलियन फॉलोअर है उनको वो लोग बुलाते हैं, वो जाते हैं उनके पास मिलने, उनसे बात हो, अपने प्रोटेस्ट में, एहतजाज में हर जगह शामिल रहते हैं। तो वो एज अ पार्टी मेरे वर्कर नहीं गए हैं और ना मेरे पार्टी का वो झंडा वहां था, ना वो इजाजत ले मुझसे गए। तो ये नैरेटिव नहीं बना जाए कि वो मेरी पार्टी के थे, हमारी पार्टी ने उकसाया। मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि हम काम क्यों कराएंगे, इससे हमको क्या फायदा है। मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, नाम नहीं बताते आपको, टीएमसी के एक नेताजी का फोन आया कल, सांसद है, और उन्होंने कहा कि भाई मीडिया इस पूरे मामले में हमें हमारी खिंचाई कर रही है। तो यही सवाल था उनका कि बताइए इससे ये बैड पब्लिसिटी लेके हमको क्या फायदा है, हम ऐसा काम वहां पर क्यों कराएंगे कि सब सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक सब जो है वो खिंचाई करें हमारी। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो लोग वहां पर एक्टिव हैं, जैसे ये आदमी जो पकड़ा गया है, इनमें से कोई टीएमसी का आदमी नहीं है, तो फिर टीएमसी को दोष क्यों। फिर तीसरी बात वो कि एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो सब इलेक्शन कमीशन है, तो आप इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं पूछ रहे, ये दोहरा रवैया क्यों है। ऐसा सौरभ जी की जब राजनीति होती है तो राजनीति में ये आक्षेप लगते रहते हैं और आक्षेप और उस जवाब उत्तर प्रत्युत्तर चला रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर एक गंभीर प्रश्न ये है कि जब व्यवस्थापन होता है, एग्जीक्यूशन होता है या प्रबंधन होता है, तो उसकी जिम्मेवारी एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होती हैं। अब केंद्र की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर एक प्रक्रिया चलाई जा रही है, उस प्रक्रिया का विरोध करना एक बात हो सकता है, सैद्धांतिक विरोध एक सतह पे ठीक हो सकता है, परंतु जहां तक उसको उस पर हॉस्टेज बना देना, उनको बंधक बना लेना, नौकरशाहों को काम करने नहीं देना या न्यायिक व्यवस्था पर अतिक्रमण करना, तो ये तो मुझे लगता है कि दरअसल ये बातें हैं, अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ये तो पूरी व्यवस्था को चरमराने की बात की जा रही है। चुनाव हो रहा है, चुनाव में मतभेद होते रहेंगे, लोगों राजनीतिक दलों में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, परंतु ये जो एक बात की जा रही है और ये जो हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। अब इसमें टीएमसी से मतलब नहीं है, टीएमसी एक पार्टी हो सकती है, पर सरकार भी वहां पे है और उसको, टीएमसी को इस चीज को समझना पड़ेगा कि पार्टी से बढ़कर वहां पर एक सरकार है और सरकार एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनाई गई है और उस सरकार का यह कर्तव्य है, किसने किया, उसने किया, इससे कोई, मुझे लगता है कि कोई लाभ नहीं है। ये अगर एक हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी नजर रखा हुआ है, जो भी शिकायतें हैं उसका जो भी निराकरण होगा वो निराकरण संवैधानिक और सांस्थानिक स्तर पर होगा। इस प्रकार की प्रक्रिया चाहे जो भी किया, चाहे वो ओवैसी जी के तरफ से किया जा रहा हो या ममता जी अपने से मोड़कर, ये कह के कि अब तो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के पास है, ममता जी पल्ला नहीं झाड़ सकती। नहीं, इलेक्शन कमीशन का एक पर्यवेक्षण होता है, लेकिन सरकार तो वहां उनकी है। ठीक है। अच्छा, इस सारे बंधक कांड के बाद ममता बनर्जी पहली बार मालदा जा भी रही हैं। हालांकि वो उस घटना स्थल पर नहीं जाएंगे जहां ये सब कुछ हुआ। ममता बनर्जी की मालदा जिले में आज 3 चुनावी रैलियां लगी हुई हैं
और ममता बनर्जी लगातार इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम की साजिश बता रही है। বিজেপি বাংলা থেকে সব সরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে মালদায় দাঙ্গা করেছে। কাকে দিয়ে জানেন? মুম্বাই থেকে নিয়ে এসেছিল পাগড়িধারী, টাকাধারী, বিজেপির দল, ভোট কাটারি। হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেছে আজকে সকালবেলায়, সিআইডি করেছে। ইলেকশন কমিশনের এনআইএ আসার আগেই অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, বাগডোগরা থেকে পালাচ্ছিল। আমি সিআইডি কে অভিনন্দন জানাই। वो कह रहे हैं कि सीआईडी ने ही पकड़ा इस आदमी को, हमारे ही लोगों ने पकड़ा, ये जो भाग रहा था बागडोगरा से। लेकिन एक ममता जी की रैली में एक अजीब सा वाकया भी हो गया, वो भी आपको दिखा देता हूं। हो जाता है जब नेता कभी स्पॉन्टेनियस जनता का टेम्परेचर चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछ डालते हैं, तो उन्होंने पूछा एसआईआर की लाइन में कौन कौन लगा। एक बार पूछा, कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। कौन कौन लाइन में लगा सब बताओ, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। फिर वो भी कोई बोल ही नहीं रहा है। फिर बोली नोटबंदी के लाइन में कौन कौन लगा, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। नोटबंदी में तो हम भी लगे थे, सभी लगे थे, वो भी देख लीजिए आप। আপনারা দেখছেন তো বাংলায় কি চলছে, দেখতে পাচ্ছেন। এসআইআর লাইন দিয়েছিলেন, ভোট তুলতে গিয়ে মা বোনেরা এসআইআর লাইন দিয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ এসআইআর লাইন দিয়েছিলেন ভোট তুলতে গিয়ে। আরে কথা বলেন না কেন? নোটবন্দিতে লাইন দিয়েছিলেন, মা বোনেরা দেননি। एसआईआर पे आवाज भी नहीं आई, नोटबंदी पे आवाज आई। हाँ, नोटबंदी में हम लाइन में लगे थे। अब इससे बड़ा प्रमाण आपको और